बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे साथियों शिक्षा का उजियारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जिससे कि आप थंबनेल से ही देख रहे होंगे, शिक्षा का उजियारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर बीपीएससी 3.0 और बीपीएससी 4.0 को लेकर कर हम एग्ज़ाम की जो तैयारी चल रही है उसको कंटेंट में करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे। लेकिन पहले कंटेंट बेस्ड क्लास आपके साथ करने के बाद तभी हम वहाँ पर आएंगे। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर पहले भी कहीं पढ़ रखा होगा, ज़्यादातर जितनी भी यहाँ पर क्लासेस होती हैं वो इधर उधर हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई गलत पढ़ाता है, और कहना भी नहीं चाहिए, सब बेहतर होते हैं, एक से बढ़कर एक है। आप अगर यहाँ पर इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ तलाश कंटेंट की है। तो मैं यहाँ पर आपको कंटेंट देने के लिए जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है जो तैयार किया गया है, क्योंकि इंडिया में जुगाड़ काफ़ी होता है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पर और सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा एग्जाम में और किस तरह से हमारा एग्जाम का पैटर्न है, कितने प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारा एग्जाम बीपीएससी 3.0 एंड 4.0 है, उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आप यहाँ से समझिएगा कि कक्षा 1 से 5 प्राथमिक के लिए हमारा जो पेपर होगा वो 2 हिस्सों में होगा। ठीक है, पहला हिस्सा भाषा अहर्ता के लिए है, जो आपको केवल और केवल पास करना है। 30 प्रश्न रहेंगे और 30 प्रश्न में आपको लगभग 9 नंबर लाने जरूरी है, जिसमें कॉम्बिनेशन रहेगा आपका इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बांग्ला, ये आपकी भाषाएं आपको मिलेंगी। इनमें से आपको 30 नंबर में से केवल और केवल 9 नंबर ला करके अपना ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। और जो इसी पेपर का दूसरा पार्ट रहेगा प्यारे दोस्तों, उसमें आपका लगभग 120, लगभग नहीं कंफर्म 120 प्रश्न रहेंगे जो आपके जीएस से रिलेटेड होंगे, यानी सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होंगे। आपके उस वाले हिस्से में, उस वाले भाग में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें दोस्तों आपको जो समय अवधि मिलेगी दोनों भागों को हल करने के लिए, यानी 30 प्रश्न वो वाले और 120 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों आपको 150 मिनट मिलेंगे, यानी कि आपके लगभग 2.5 घंटा। ठीक है, 2.5 घंटे का समय रहेगा और आपके 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपकी जो मेरिट जाएगी वो 120 नंबर पर जाएगी। 30 नंबर में केवल और केवल क्वालिफाइंग रहेगा। तो ये था आपका कक्षा 1 से 5 तक के लिए एग्जाम पैटर्न। और इसमें आपको थोड़ा सा और यहाँ पर विस्तृत रूप से बताया गया है कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा, इसके लिए आपको 30% नंबर लाने जरूरी हैं, केवल क्वालिफाई करना है। और सामान्य अध्ययन के भाग 2 में आपको प्राथमिक गणित रहेगा, मानसिक क्षमता परीक्षण रहेगा, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की इस राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही थी, साथ ही साथ भूगोल और पर्यावरण विज्ञान, ये सब सब्जेक्ट आपके जीएस पार्ट में मिलेंगे प्यारे प्यारे साथियों। इसी तरह से आपका कक्षा 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए भी आपका जो पेपर रहेगा वो क्वालिफाइंग में भी रहेगा और सामान्य अध्ययन में भी रहेगा, और क्या बोलते हैं आपका सब्जेक्टिव विषय भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य अध्ययन आपका 40 नंबर का होगा और फिर जो आपका सब्जेक्ट बचता है वो 80 नंबर का रहेगा। और भाषा अर्थता उसी तरह से 30 नंबर में से आपको 9 नंबर लाने हैं। अब मेरे साथियों, एक बात समझने की ये है कि यहाँ पर इस चैनल पर जो आपको क्लास मिल रही है वो हिस्ट्री और भूगोल के लिए है। दोस्तों, एक बात ध्यान से समझिए कि ये क्लास आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए एसएसटी में जिन कैंडिडेट ने, मेरे प्यारे प्यारे साथियों ने एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत अपना जो कॉम्बिनेशन बनाया है हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, तो ये क्लास उनके लिए है। बाकी सामान्य अध्ययन के लिए भी ये क्लास जरूरी है, तो आप सभी इस बात का विशेष ध्यान दें मेरे प्यारे प्यारे साथियों। इसी तरह से यहाँ पर भी इसको विस्तृत रूप में बताया गया है
3 भाग रहेंगे। पहला भाग आपका 30 नंबर का जो क्वालिफाइंग है, दूसरा भाग 40 नंबर का जो आपका जीएस का पार्ट है, और तीसरा भाग 80 नंबर का जो आपका खुद का पर्सनल सब्जेक्ट होगा जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। एक विशेष सूचना दोस्तों जो मैं भी बताया हूं उसको यहाँ पर फिर से दिखाया गया है। यह क्लास केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने बीपीएससी 3.0 के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये वाला पार्ट इतिहास एवं भूगोल, हिस्ट्री या ज्योग्राफी का चुनाव किया है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का चुनाव किया है, और भविष्य में यानी 4.0 में भी वो इसी सब्जेक्ट को लेकर के अपनी तैयारी करेंगे। तो प्यारे प्यारे साथियों, ये था अभी तक का अपना थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कस। और देखिए दोस्तों, हमें इसमें कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। एक तो प्राथमिक गणित पढ़ना है, ठीक है साथियों, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता जीके, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का इसमें क्या रोल रहा है ये पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमें पढ़नी है। तो अभी तक ये एक सिलेबस का डिस्कस था और एग्जाम पैटर्न था मेरे साथियों, जो आपको मैंने यहाँ पर आपके रूबरू किया है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारी जो ये क्लास है वो दोस्तों मानसिक क्षमता परीक्षण के लिए है, यानी रीजनिंग है। हमारी क्लास आज की रीजनिंग के लिए है मेरे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम अपनी क्लास को हम आगाज देते हैं। आज मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी यहाँ पर मेरे साथी, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए दोस्तों जी, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये हमारी जो रीजनिंग है मैंने जिस तरह से पढ़ा है उसी तरह से मैं आपको भी यहाँ पर ये क्लास और ये कंटेंट दे रहा हूँ। इसको आप 4 पार्ट में समझिए। हर किसी का अपना पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। हर एक टीचर अपने में एक यूनिक होता है और वो अपनी तरफ से अपने प्यारे साथियों को, अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट देता है। तो मेरी भी पूरी कोशिश यही है कि यहाँ पर जो भी क्लास आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, मुझसे जितना होगा मैं उतना आप सभी को बेस्ट अपना दूंगा। तो बस मेरे साथियों, आपसे उम्मीद यही है कि आप क्लास पर बने रहें और ध्यान से समझिएगा। हमारा पहला टॉपिक इसमें जो है वो अल्फाबेट रीजनिंग है। क्या है दोस्तों? अल्फाबेट रीजनिंग। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे मैं उसको थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, लेकिन आज हम फिलहाल अल्फाबेट रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी अल्फाबेट रीजनिंग को। जैसे कि आप दोस्तों अल्फाबेट से ही समझ रहे हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं इस टॉपिक में। अल्फाबेट रीजनिंग का मतलब क्या हुआ, क्यों इस वाले पॉइंट का नाम अल्फाबेट रीजनिंग रखा गया, क्या ऐसी वजह है? तो दोस्तों आपने अल्फाबेट के बारे में पढ़ रखा है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है जिसे अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। अक्षरों के क्रम को जो व्यवस्थित रूप में रखे हुए हैं उन्हीं से वर्णमाला बनती है, जिसको अल्फाबेट कहा जाता है। तो प्यारे प्यारे साथियों, यहाँ पर यही दर्शाया गया है कि किसी भी लैंग्वेज की वर्णमाला से जो भी अक्षर होते हैं उनसे रिलेटेड जो रीजनिंग है उसको अल्फाबेट रीजनिंग कहते हैं। आइए कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप समझते रहिएगा। पहले एक उदाहरण समझिए। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आपके 26 लेटर हैं ए से लेकर जेड तक। अब यहाँ पर अल्फाबेट रीजनिंग में यही समझाया गया है दोस्तों कि ए से लेकर जेड तक जितने भी 26 अक्षर हैं उनका क्रम और उनका क्रमांक, यानी कौन से अंक पर हैं, क्या उनका प्लेस वैल्यू है, और उनके अपोजिट वर्ड कौन कौन से रहेंगे। 26 को आप 2 हिस्सों में बांट लीजिए। क्या क्या आएंगे? 2 हिस्से आपके 13 रहेंगे, ठीक है। 13 + 13 = 26। तो आपको यहाँ पर यही बात समझनी है कि अगर ज्यादातर आपको जो प्रश्न मिलते हैं रीजनिंग में वो इंग्लिश वर्णमाला से ही मिलते हैं। शायद कभी हिंदी से मैंने नहीं देखा, लेकिन आप इंग्लिश वर्णमाला को समझिएगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं कहना क्या है यहाँ पर। अल्फाबेट रीजनिंग अंग्रेजी अक्षरों का सही व्यवस्थित क्रम याद करना चाहिए। मतलब याद करना क्या चाहिए? याद होना ही चाहिए मेरे दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी 26 अक्षर हैं हमें उनका क्रम सही से पता होना चाहिए। क्या क्रम?
प्लेस वैल्यू, क्रम तो ये है ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, इसी तरह से ए से लेकर जेड तक, ये आपका क्रम हो गया। इनका प्लेस वैल्यू क्या है दोस्तों, ए का प्लेस वैल्यू 1 है, बी का प्लेस वैल्यू 2 है, सी का 3 है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहने पर जो भी क्रम मिलता है जेड तक, वो इनका प्लेस वैल्यू कहलाता है। अर्थात जेड का प्लेस वैल्यू लास्ट में आकर के कितना होता है, 26। जेड का प्लेस वैल्यू 26 हो गया। ठीक है, तो प्यारे प्यारे साथियों, यहां पर इस टेबल में, इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, यहां पर बोर्ड पर लिख रहा है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। थोड़ा सा हम शुरू के हो सकता है 5-10 याद कर लें, लेकिन और लास्ट के हम 2-4 याद कर लें जो हमें पता होता है, लेकिन बीच में हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज याद रहते हैं, हमें कंफ्यूजन होता है दोस्तों। और जाहिर सी बात है, मानव है, भूलना इसका स्वाभाविक बात है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको समझ करके अगर याद करेंगे तो शायद आप कभी भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। तो प्यारे साथियों, इसको समझने के कई कई मेथड हैं। जैसे ये अपना इरेजर है दोस्तों, इफ यू डोंट माइंड, हमें इसी से इरेज करना है प्यारे प्यारे साथियों। ठीक है, देखिए एक कहावत है इंग्लिश में या इस रीजनिंग में अल्फाबेट के लिए, ऐसा मान लीजिए, हम इंग्लिश की बात नहीं करते, चलिए हम केवल रीजनिंग के लिए बात करते हैं। इजोटी के नाम से आप इसको थोड़ा सा समझिए, इजोटी क्या है। ये एक ट्रिक है इसको याद करने की, समझने की। अंग्रेजी वर्णमाला के ये 5 अक्षर यहां पर लिखे हुए हैं, ई, जे, ओ, टी, वाई। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, यहां पर कहने का मतलब ये है, ई की प्लेस वैल्यू कहां पर है, आप ये देखिए 5, ये ई की प्लेस वैल्यू है, ये जे की प्लेस वैल्यू है, ये ओ की, ये टी की और ये वाई की। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अर्थात आप ये 5 का बढ़ता हुआ क्रम इस तरह से आपने अगर इजोटी याद कर लिया या समझ लिया तो आपके 5 अक्षर ही हो गए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा, ए से लेकर डी तक सभी के याद होता है ज्यादातर प्लेस वैल्यू, और डब्ल्यू से लेकर के जेड यहां तक, या ये मान लीजिए कि आपके ई तक मान लीजिए, 5 इधर और 4 इधर, कितने हो गए 9। बाकी के बचे हुए को दोस्तों अभी अभी बताएंगे, उसका भी एक तरीका है समझने का। तो ए की प्लेस वैल्यू 5, जे की 10, ओ की कितनी होगी 15, टी की कितनी हुई 20 और बाई की 25। इस तरह से आप एक ये वर्ड इजोटी याद कर लीजिए, और इसमें ई से लेकर बाई तक, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, बाई का 25, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। बात करते हैं ई के बाद वाले अक्षर की, जिसको एफ कहा जाता है। ये रहा आपका एफ। तो रटने के लिए तो मेरे दोस्तों आप एक एफ की प्लेस वैल्यू 6, एफ की प्लेस वैल्यू 6, एफ की प्लेस वैल्यू 6, आप इस तरह से रट सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप तर्क लगाएं, क्योंकि देखो जो रटी हुई चीजें होती है ना प्यारे प्यारे साथियों, वो अगर आप उसको रिवीजन में नहीं लाओगे तो भूल जाओगे, लेकिन समझी हुई चीजें नहीं भूली जाती, वो हमेशा रहती हैं। क्या एफ कैसा है, देखिए आप समझिए थोड़ा सा, एफ ये बना हुआ है, आप थोड़ा सा ऐप को देख करके आप इसकी स्ट्रक्चर को देखिए, इसकी बनावट को देखिए, और आपके जहन में क्या ऐसा अंक फीड हो रहा है जिसको तुरंत बनाया जाए। एफ को देखने के बाद कोई गणित का कोई संख्याओं में कोई ऐसा अंक आ रहा है जिसको तुरंत बना दिया जाए एफ को देखने के बाद, बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा सा बस यहां से घुमा दीजिए, किसकी तरह से दिखा दिए 6 की तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ एफ की जो प्लेस वैल्यू है वो 6 है। ठीक है दोस्तों, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 6। अब बात करते हैं जी की। तो जी को आप बनावट देखिए पहले जी की मेरे दोस्तों, जी इस तरह से बनता है। ठीक है, आप इसका इतना पार्ट देखिएगा, ये वाला किस तरह से बना हुआ है, ये 7 की तरह से। तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी हुई 7। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एच की। तो एच की बनावट भी आप देख लीजिए, ये हो गया एच। क्या ऐसा किया जाए कि एच खुद ही एक अंक में बदल जाए, ऐसा क्या किया जाए
कि h को खुद एक अंक में परिवर्तित कर दिया जाए, तो इसका सीधा सीधा सरभी और पैरवी मिला दीजिए आपस में, अर्थात h की प्लेस वैल्यू 8 हो गई। ये आपका h है। h को जब हमने इस तरह से बंद किया तो ये 8 की तरह से हो गया। अब बात करते हैं i की। मेरे साथियों ये रहा आपका i। i को हम इस तरह से भी लिखते हैं प्यारे साथियों। एक वाक्य है इंग्लिश में, आई नो, मैं जानता हूं। आई नो अक्सर बोलते भी हैं, आई नो, आई नो। तो आई के बाद तुरंत हम नो बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, 9 हुआ। आई की प्लेस वैल्यू कितनी हुई, 9। ठीक है दोस्तों, आई को आप अगर ऐसे भी लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं, और आई की प्लेस वैल्यू उसी के अनुसार, उसकी बनावट के अनुसार 9 है। ठीक है दोस्तों, ये अंक मैं आपको समझा रहा हूं, और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती है। हाँ, कहीं कुछ अंकों में जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी, फोर्सली करनी पड़ेगी, तो क्या जा रहा, अगर 1 2 में 2 4 में कर भी दिया जबरदस्ती, तो आपको कम से कम प्लेस वैल्यू याद तो रहेगी, जहन में तो रहेगी आपके प्लेस वैल्यू। तो आप ये मत सोचिए कि क्या क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। लॉजिक लगना नहीं है, आपके जहन से है, आपके दिमाग से है। अक्षर को देखने के बाद आपके मन में, आपके दिमाग में उसकी क्या स्ट्रक्चर बैठती है जिसको तुरंत अंक में बदला जाए, यही आपकी क्रिएटिविटी है, यही आपकी तर्क शक्ति है, और तर्क शक्ति ही रीजनिंग है मेरे दोस्तों, यही रीजनिंग है। आइए बात करते हैं जे की। तो मेरे दोस्तों जे से क्या है, आपने देखा है जियो, मुकेश अंबानी जी की जियो कंपनी, जिसका नेटवर्क आजकल 5G में चल रहा है और बहुत अच्छी स्पीड आ रही है। तो जे को आप जियो से लिखिएगा, ऐसा मान लीजिए ये जे है मेरे दोस्तों, इसके आगे आई और लिख दीजिए। क्या है दोस्तों, आई ओ। लेकिन अब आप आई को देखिएगा, यदि हम आई का ये सर हटा दें, इसकी गर्दन हटा दें, तो जे के नीचे क्या लिखा हुआ है, जे की बगल में 10, क्या लिखा हुआ है, 10। तो अर्थात कहने का मतलब जे की वैल्यू कितनी हो गई, 10। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जे। बात करते हैं के की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, ये आपको बस थोड़ा सा समझना है, घबराना नहीं है, याद नहीं करना है, थोड़ा सा बस समझ लीजिए। जिस तरह से मैं यहां पर कर रहा हूं, यदि आपने 1 2 बार कर लिया तो शायद कभी आप भूल पाए, कभी नहीं भूल पाएंगे। के मेरे दोस्तों, के को आप बनावट देखिए, ये 2 धागे हैं, ऐसा मानिए ये 2 धागे हैं। मैं आपसे बोलूं कि प्यारे प्यारे साथियों, 2 धागे को मिलकर के बनाइए, 2 धागों से के बनाइए, तो आप भी यही करेंगे कि ये वाला जो धागा है ना, ऐसा मान लीजिए एक धागा तो ये रहने दिया इस तरह से, और ये वाला जो धागा है इसको आपने मोड़ करके यूं कर दिया। क्या हुआ मेरे दोस्तों, के बन गया कि नहीं बना, बन गया, के बन गया। अब आप 2 धागों से समझिए, हम इसको कैसे देख रहे हैं, क्या अंक दिखा रहा है, ये 11 है, ये 11 है। के की प्लेस वैल्यू कितनी हुई, 11। ठीक है, अब आता आपका एल, तो एल को समझिए, एल ये है। ठीक है दोस्तों, एल क्या है, ये। तो बस आप इसको थोड़ा सा यहां पर ऐसे कर लीजिए, एल ऐसे घुमा दीजिए। बाद में आप इसको, ये वाला जो 2 है इसको यहां पर उठा करके रख लीजिएगा। कितना हुआ, 12। एल की प्लेस वैल्यू 12। ठीक है, और मेरे दोस्तों एक ज्यादातर मेरा तेरा तेरा मेरा होता रहता है ना झगड़ों में, तो मेरा मतलब एम और बराबर तेरा, तेरा मतलब 13, यानी एम की प्लेस वैल्यू कितनी हुई, 13। कितनी हुई दोस्तों एम की प्लेस वैल्यू, 13। एन की आपको याद करनी पड़ेगी, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। और इसको भी थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएं, अगर रट रहे हैं तो उससे बेहतर है थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए। क्या लगाएंगे लॉजिक, लॉजिक ये लगाइए आप, एन की प्लेस वैल्यू के लिए एन को इस तरह से काट दीजिए, बस काटने के बाद ये ऐसे लिखिए, और बस इसका ये जो है ना, इसको हल्का सा घुमा दीजिए ऐसे करके। क्या हुआ, 14। एन की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 14। ठीक है दोस्तों, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, आपको याद करनी है। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है, 15।
तो अब आता है आपका P। ठीक है दोस्तों, देखिए P की प्लेस वैल्यू किस तरह से आप समझेंगे, लेटर को देखने के बाद ही आपके जहन में आ जाना चाहिए। यह है आपका P। P को यदि आप उल्टा करें तो क्या जा रहा है, P उल्टा होने के बाद इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उल्टा होने के बाद, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, या सीधा सीधा ऐसा मान लीजिए। ठीक, अब चूंकि हम J के बाद 10 दो अंकों में आ चुकी है प्लेस वैल्यू, J के बाद 2 अंकों में प्लेस वैल्यू आ चुकी है, ये आपको याद रखना है। और F की जो प्लेस वैल्यू है वो 6 होती है, तो P की वैल्यू 6 नहीं होगी। दूसरी बात, J की वैल्यू तक हम 10 आ चुके हैं और 2 अंकों में आ चुकी है, तो P की वैल्यू के आगे यहां पर आप 1 अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए, अर्थात P की वैल्यू कितनी हो गई, 16। ठीक है दोस्तों, P के बाद अब आता है Q। तो Q को आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए जबरदस्ती है, कुछ लेटर ऐसे हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा, वो जरूरी है याद करना। तो Q की वैल्यू आपको समझना है, याद करना है, सॉरी। Q को आप इस तरह से लिखिए और ऐसे कर दीजिए, बस। तो कितना हो गई, अगर आप देखें तो इसमें 1 भी छुपा हुआ है और 7 भी छुपा हुआ है, अर्थात ये 17 हो गई। Q की प्लेस वैल्यू 17। R की आपको याद करनी है, लॉजिक लगाने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लेटर ऐसे हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, R की प्लेस वैल्यू 18, S की 19। अब आपने T20 वर्ल्ड कप सुना है नाम क्रिकेट में, T20, G20 जो सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन, G20 होता है, और आपका T20 वर्ल्ड कप होता है। तो T की वैल्यू आप खुद ही समझ ली, T की वैल्यू 20 हो गई, लगा हुआ है T20, तो T की वैल्यू 20। बात करते हैं U की, तो T के बाद U, जैसे इजोटी में भी मैंने लिखा था, इजोटी में T की वैल्यू कितनी आई थी, 20। T के बाद U होता है तो 20 के बाद 21 हो गया। ठीक है दोस्तों, 21। बात करते हैं V की, तो V आपका 22 होगा। कुछ लेटर मैं कह रहा हूं बार बार कि कुछ लेटरों को आपको समझना होगा, ये याद करना होगा, बाकी कुछ की तो ट्रिक आपको समझ में आ रही है, लेकिन V की वैल्यू 22 हो गई, W की वैल्यू 23 हो गई। थोड़ा सा इसको बनाने का तरीका देख लीजिए, W ये है, इसको पलट करके ऐसे रख दीजिए। क्या जा रहा है पलटने के बाद, चूंकि हम T तक 20 में आ गए हैं, प्लेस वैल्यू 20 मिल गई है हमें, तो T के बाद W आता है, डायरेक्टली 2 लिख दीजिए, 20 का यहाँ पर 0 हटा दीजिए वहां से, तो W की वैल्यू 23 हो गई। और लास्ट के हमें 3 तो याद ही होते हैं, Z की 26, Y की 25, X की 24। तो इस तरह से हमारा ये अल्फाबेट का जो क्रम है, प्लेस वैल्यू है, वो आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए, और देखते ही किसी भी लेटर को आप उसका प्लेस वैल्यू निकाल सकें। आपको इस तरह से ये अपनी तर्क शक्ति लगानी होती है। तो साथियों, आपने समझा और देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू को समझा। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और कहूं, जब आप एग्जाम में जाइएगा, एग्जाम देने के लिए जाएं, और आपको पता है कि अल्फाबेट से, रीजनिंग से हमारा कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है, और अगर किसी को नहीं आता है तो सीधा सीधा एक तरीका बताता हूं दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है आपका 10 सेकंड फालतू लगे या 20 सेकंड फालतू लगे, आप जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरीके से आप थोड़ा सा रफ में लिख लीजिए। आपके अगर मान लीजिए अल्फाबेट से 3 सवाल मिल गए तो आपको वो हेल्प करेंगे, फालतू में चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना समय थोड़ा सा 10 सेकंड या 15 सेकंड यहां पर खर्च कर दीजिए, और इसी तरीके से 13 को लिख लीजिए, और इसी तरह से 13 को लिख लीजिए, 13 इधर और 13 इधर। और दोस्तों, यही आपके अपोजिट भी बनते हैं इसी तरीके से। अपोजिट भी अभी यहाँ पर आएगा। अपोजिट किस तरह से बनते हैं, एक दूसरे के विपरीत जो अक्षर होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, आप ये भी समझेंगे, ये भी देखेंगे। यदि किसी से लेटर को यानी अक्षर को देखने के बाद किसी के जहन में उसकी प्लेस वैल्यू नहीं आ रही है और वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, समय बर्बाद ना करें। 10 सेकेंड या 20 सेकेंड हो सकता है, चलो मैंने माना आपके 30 सेकेंड यहां पर लगेंगे, लेकिन आप इस तरीके से लिख लें, शॉर्ट जगह पर लिख लें, आपको फायदा होगा। अपने एग्जाम टाइम को आप जहां पर भी आपको रफ के लिए मिलता है वहां पर लिख लीजिए, आपको देख करके हेल्प करने में, आपको देखने के बाद उसकी हेल्प मिल जाएगी और प्रश्न को करने में आपकी हेल्प होगी।
तो प्यारे साथियों नेक्स्ट देखिए, पहला प्रश्न आप देख लीजिएगा, ये आपका अल्फाबेट से ही है। और क्या कह रहा है पहला प्रश्न, यदि किसी भाषा में मस्टर्ड को लिखा गया है 13, 21, 19, 20, 11, 84। मस्टर्ड को क्या लिखा गया है 13, 21, 19, 20, 11, 84। तो उसी भाषा में प्रोफेस को कैसे लिखा जाएगा। आप एक बात यहां पर समझिएगा कि मस्टर्ड MUSTARD, क्या यही इसकी अंग्रेजी है? देखें एक बार, MUSTARD। मस्टर्ड को क्या लिखा गया है प्यारे प्यारे साथियों, M की प्लेस वैल्यू कितनी है 13, तो यहां पर लिखिए इसकी प्लेस वैल्यू 13। U की प्लेस वैल्यू कितनी है 21 और S की 19। MUST की प्लेस वैल्यू 20, A की प्लेस वैल्यू 1 और R की प्लेस वैल्यू 18 और D की प्लेस वैल्यू 4। क्या आपका यही लिखा गया है? मस्टर्ड को इसी तरह से लिखा गया, देखें 13, 21, 19, 20, 19, 20, 11, 84, बिल्कुल सही इसी तरह से लिखा गया है। तो उसी भाषा में प्रोफेस को क्या लिखा जाएगा, सीधी सीधी बात है, यहाँ पर प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू को उठा करके रख दिया गया है। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे प्यारे साथियों प्रोफेस की प्लेस वैल्यू को उठा करके वहां पर रख देंगे, उसका भी आंसर आ जाएगा। पहले प्रोफेस को लिख लीजिए PROFUSE, ठीक है। यहां से देखिए आप, P की प्लेस वैल्यू कितनी है 16, R की प्लेस वैल्यू कितनी है 18, O की प्लेस वैल्यू है 15 और F की प्लेस वैल्यू होती है 6, U की प्लेस वैल्यू होती है 21, S की प्लेस वैल्यू होती है 19 और E की प्लेस वैल्यू होती है 5। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों प्रोफेस को ये लिखा जाएगा। ऑप्शन में आपको ये मिलेगा 16, 18, 15, 62, 11, 95। आप इसको 1, 6, 1, 8, 1, 5, 6, 2, 1, 1, 9, 5 इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, या लेटर की प्लेस वैल्यू के हिसाब से भी उसका नाम पढ़ सकते हैं। तो आपको इस तरह से ये एक कोड था जिसको अल्फाबेट में लिखा गया था और उसको फिर अंकों में लिखा गया, यानी मस्टर्ड को अंकों में लिखने के बाद प्रोफेस को आपको पूछ लिया गया, तो प्रोफेस की जब हमने प्लेस वैल्यू निकाली उसका आंसर ये आ गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, किसी भाषा में यदि जंगल को क्या लिखा जाता है, जंगल को लिखा गया है 10, 21, 14, 71, 25। जंगल को क्या लिखा गया है प्यारे प्यारे साथियों 10, 21, 14, 71, 25। तो उसी भाषा में मोंगली को क्या लिखा जाएगा, जे की प्लेस वैल्यू 10 है, यू की प्लेस वैल्यू 21 है, एन की प्लेस वैल्यू 14 है, जे की प्लेस वैल्यू 7, एल की प्लेस वैल्यू 12 और ई की प्लेस वैल्यू 25। अर्थात यहां पर भी प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू उठा करके उसके सामने रख दी गई है। तो मोंगली की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहां पर हमें दो लेटरों को, केवल और केवल दो लेटरों को निकालना है, बाकी टोटल NGLE और NGLE यहां पर ऐसे ही लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्तों M की प्लेस वैल्यू होती है कितनी 13 और O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15, ठीक है। देख लीजिए आप, M की प्लेस वैल्यू 13, O की 15 और N की प्लेस वैल्यू 14। अब आप वहां से उठा करके लिख सकते हैं 14, 71, 25, 14, 71, 25। अर्थात किसी भाषा में यदि जंगल को 10, 21, 14, 71, 25 लिखा जाता है तो उसी भाषा में मोंगली को 13, 15, 14, 71, 25 लिखा जाएगा। भैया लिखा तो यूं जाएगा, जंगल का और मोंगली का तो बचपन से ही साथ रहा था। आपने मूवी में देखा होगा, मोंगली को शेर खान उसके पिता की जब हत्या कर देता है, मतलब शिकार कर लेता है, तो होता क्या है, मोंगली बेचारा ऐसे ही रह जाता है वो जंगल में। तो उसको एक भेड़िया और भेड़ियन उसकी वाइफ पालती हैं, जो अपने बच्चे की तरह से उसका लालन पालन करते हैं, और मोंगली भी उन्हीं की तरह से चलता फिरता है।
लेकिन उसका एक दोस्त होता बघीरा, जो हमेशा उसको समझाता रहता है कि मोंगली तुम जानवर नहीं हो, तुम भेड़िए नहीं हो, तुम इंसान हो। चलिए खैर मूवी की बात फिर कभी करेंगे। आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि जंगल को यदि लिखा गया था तो मोंगली को ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका अल्फाबेट रीजनिंग है। आगे देखते हैं क्या होता है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे साथियों, क्या लिखा हुआ है पढ़िए और आप जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। क्या है कि 13, 15, 18, 14, 21, 14, 13, 15, 18, 14, 21, 14 को मुरादाबाद से लिखा गया है। कहने का मतलब यह है कि मुरादाबाद को आप MORADABAD, मुरादाबाद इस तरह से लिखा जाता है। उसको अगर कन्वर्ट किया गया है M की प्लेस वैल्यू 13 में, O की प्लेस वैल्यू 15 में, R की प्लेस वैल्यू 18 में, A की प्लेस वैल्यू 1 में, D की प्लेस वैल्यू 4 और A की प्लेस वैल्यू 1, B की प्लेस वैल्यू 2, A की प्लेस वैल्यू 1 और D की प्लेस वैल्यू 4। तो फैजाबाद को कैसे लिखा जाएगा? सीधी सीधी बात है, F की प्लेस वैल्यू 6, A की प्लेस वैल्यू 1, I की प्लेस वैल्यू 9, Z की प्लेस वैल्यू 26, A की प्लेस वैल्यू 1, B की प्लेस वैल्यू 2 और फिर से A की प्लेस वैल्यू 1 और D की प्लेस वैल्यू होगी 4। अर्थात फैजाबाद को लिखा जाएगा 61, 92, 61, 214। F की प्लेस वैल्यू 6, A की प्लेस वैल्यू 1, I की प्लेस वैल्यू 9, Z की 26, A की 1, B की 2, A की 1 और D की 4। ये आपका फैजाबाद हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्तों? अब इसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है। ये यूपी का जिला है जिसको पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये अयोध्या है। ओके दोस्तों, देखिए फिर दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है। यदि बिहार की राजधानी क्या है प्यारे प्यारे साथियों? पटना। पटना को कैसे लिखा गया है? PATNA। पटना को लिखा गया है P की प्लेस वैल्यू 16, A की 1, T की 20, N की 14, A की 1। क्या यही है? 16, 12, 0, 141, 16, 12, 0, 141 सही। यदि पटना को 16, 12, 0, 141 से दर्शाया जाता है तो 13, 21, 13, 219 भारत के किस राज्य की राजधानी होगी? वाह, कितना प्यारा प्रश्न है। कहां पर घुमाया है एग्जामिनर ने आपको? देखिए, बिहार की राजधानी को दर्शा करके दूसरी राजधानी का कोड लिखा है और फिर राज्य का नाम आपसे पूछ लिया है। तो इस कोड को पहले कन्वर्ट कीजिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों। किस तरह से ये आपका बदलेगा? 13 किस अक्षर की प्लेस वैल्यू होती है? 13 होती है M की प्लेस वैल्यू। 21 किसकी होती है? 2। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, देखिए यदि एक एक अंक को तोड़ते हैं तो 1 की प्लेस वैल्यू 1, 3 की प्लेस वैल्यू C, 2 की प्लेस वैल्यू B, फिर 1 A, फिर 1 A, फिर C, फिर D, फिर 1 और आपका ये हो गया I। तो ACBAACBAI, क्या कोई आपने आज तक इस नाम का कोई शहर सुना है या कोई राज्य सुना है? सीधी सीधी बात है, यहाँ पर राज्य पूछा गया है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो क्या इस नाम का अपने इंडिया में कोई राज्य है? नहीं है। तो आपको अब एक एक अंक ना लगा करके आपको आप डबल अंक लगाने पड़ेंगे। तो सीधी सीधी बात है, जब आप डबल अंक लगाएंगे तो डबल अंक लगाने पर 13 जो प्लेस वैल्यू होती है वो M की होती है, 21 प्लेस वैल्यू U की होती है, फिर 13 आया है तो वो भी M की होती है। और आप यदि इसको फिर से 21 मान लेते हैं तो U लगाइए और आप यहां पर I बना दीजिए। तो क्या कोई मुमुई नाम का कोई राज्य है? कोई शहर है? मुमुई नाम का कोई शहर है? नहीं है भैया। तो फिर से आप यहां पर एक बात ध्यान से दें, ध्यान से देखें मेरे साथियों कि हमने यहां तक तो सही निकाला, 13 आ गया तो 2 की प्लेस वैल्यू जो होती है, 2 प्लेस वैल्यू वो B की होती है
और एक होती है ए की और 9 होता है आई की। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा गया है मुंबई, MUMBAI मुंबई। तो मुंबई नाम का एक शहर है जिसको माया नगरी कहते हैं और वो भारत की आर्थिक राजधानी भी है, फिल्मी दुनिया है वहां पर। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मुंबई किस राज्य की राजधानी है, उस राज्य का नाम यहाँ पर पूछा गया है। अर्थात मुंबई जो राजधानी है वो है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। तो आपका आंसर यही होगा। यदि बिहार की राजधानी को यानी पटना को ये दर्शाया जाता है तो ये वाला जो शहर है वो किस राज्य की राजधानी है, अर्थात मुंबई शहर महाराष्ट्र की राजधानी है। यही आपका यहाँ पर सवाल था जो एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपको घुमाया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको अल्फाबेट रीजनिंग समझ में आ गई होगी। और यदि किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अल्फाबेट रीजनिंग के बारे में तो वो थोड़ा थोड़ा समझ रहा होगा, और जब वो प्रैक्टिस लगातार करेगा तो उसकी समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। चलिए अब इसके विपरीत आता है। विपरीत लेटर कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिएगा। देखिए विपरीत लेटर को भी समझने का एक तरीका है। यूं तो जैसे आप, मैंने पहले ही बताया था कि यदि किसी के पास समय नहीं है एग्जाम में, सॉरी, किसी को समझ में नहीं आता है कि लेटर को देखने के बाद प्लेस वैल्यू क्या बन रही है, तो उसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों कि आप अपना थोड़ा सा रफ जो आपको मिला है पेपर उसमें बस लिख लीजिएगा। इस तरीके से लिखना, बस यही तरीका है। ए की प्लेस वैल्यू 1 और उसके सामने जेड लिखना, मतलब पहला 13 ये लिखने हैं, उसके बाद 13 ये लिखने हैं। लेकिन इधर को लिखते समय उल्टा हो जाता है, बस यहां पर ये ध्यान रखना। कभी आप एम यहां पर लिखना शुरू कर दें तो ओ यहां से एन वहां से बनाए ओ, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां से यदि आप इस तरह से आ गए हैं एम तक तो ओ को वो एन से फिर आप उल्टा जेड तक यहां से जाइए और एक दूसरे के सामने हल्का सा तीर लगा दीजिए, आप समझ जाएंगे प्लेस वैल्यू भी और अपोजिट भी। और दूसरी बात मेरे साथियों कि अपोजिट जो भी लेटर होते हैं उनका जो एडिशन होता है, उनका जो जोड़ होता है, उनका योग हमेशा 27 होता है। जैसे 26 और 1 बराबर कितना होगा 27, 25 और 2 कितना होगा 27। आप कोई भी जोड़ा उठा लीजिए हमेशा उनका योग 27 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अल्फाबेट रीजनिंग में इनको भी समझने का एक थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। क्या है वो समझ लीजिएगा। अपना हर एक टीचर का अलग अलग ट्रिक होती है। जितना जिससे आसान हो जाए किसी भी बात को समझाने के लिए वो टीचर अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने स्टूडेंट को चाहता है कि वो ट्रिक उसको पता चले और उतना ही आसान हो जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर मेथड बता देता हूं, एक तरीका। आप लिख लीजिए उफ बाई लब क्या लिखा है मेरे दोस्तों, उफ बाई लव शर्ट। शर्ट क्या, ये पहनने वाली शर्ट। और कहते हैं ना उफ, और यार बड़ी गर्मी हो रही है, उफ ओ बड़ी गर्मी हो रही है, उफ ओ बड़ी सर्दी हो रही है यार, तो वो उफ हो गया। बाई मतलब द्वारा, और लब तो आप जानते ही हैं LOVE लव, और शर्ट मतलब ये जो हम पहनते हैं ये शर्ट। और यहां पर एक लेटर और लिख लीजिएगा जिसको बोलते हैं जी। अदब से बोला जा रहा है ये शर्ट के बारे में। कहते मम्मी जी, पापा जी, भैया जी, ये जी लगा करके अदब होता है ना, सम्मान दिया जाता है। तो इस वाले सेंटेंस को सम्मान दिया गया है। क्या दिया गया है सम्मान, उफ बाय लव शर्ट जी, ये सम्मान यहां पर दिया गया है इस वाले सेंटेंस को। तो कहने का मतलब ये है, सम्मान से आप समझिएगा, फालतू में नहीं लगाया यहां पर जी। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ये दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट हैं। यू का उल्टा एफ और एफ का उल्टा यू, उफ बाई। ये बी का उल्टा बाई और बाई का उल्टा बी, बाई। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। LOVE, ये चारों के चारों लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। L का उल्टा O और V का उल्टा E। ठीक है दोस्तों, और शर्ट मतलब शर्ट जिसको हम पहनते हैं, तो इसमें S और H ये एक दूसरे के उल्टे हैं। I और R ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, और T और G ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अब आपने इतना समझा होगा, इतना समझ गए ना। उफ बाय लव शर्ट जी, मम्मी से जाकर के बोलना उफ
बाय लव शर्ट जी, छापड़ मारेंगे खींच के। आज कैसी कैसी बातें कर रहा है। चलिए कोई नहीं, कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है। इसमें ये दो आपको मैंने एक ट्रिक बताई है, उफ बाय लव शर्ट जी में प्रत्येक जोड़ा ये एक दूसरे का अपोजिट है। अब देखिए कितने जोड़े बने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 7 दूनी 14। अभी तक हमारे 14 ही लेटर हमने मिल पाए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब क्या क्या बचता है, एक बचता है पी। तो आपने आमिर खान की एक मूवी देखी होगी पीके, पीके मूवी आमिर खान की है, तो आप उससे याद रखिएगा पी का उल्टा के होता है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, के हो गया। ठीक है, ये आपका 8वां जोड़ा मिला हमें। ठीक, ये आपका 8वां जोड़ा मिला। अब आपका बचता है आपका जे, और जे का उल्टा क्या होता है, क्यू। ठीक है, तो जे जैकलिन या जंगल क्वीन, आप इस तरह से, जंगल क्वीन आपने मूवी देखी होगी, जरूर देखी होगी, वो तो देखने वाली मूवी है, आपने जरूर देखी होगी, मैं समझ सकता हूं। शायद कोई ऐसा होगा जिसने जंगल क्वीन मूवी ना देखी हो। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। कितने जोड़े प्राप्त हुए हमें, 9। ठीक, अच्छा, एक है आप डी और डब्ल्यू, वो बचा हुआ है डी डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू, ये दूध वाला कह लीजिए आप इसको, दूध वाला। तो हमें यहां पर 10वां जोड़ा भी मिल गया। ठीक है दोस्तों, 10वां जोड़ा मिल गया। और शुरू में आपने देखा होगा ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये आपका 11वां जोड़ा हमें मिला। अच्छा, क्रैक्स सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये हमें 12वां जोड़ा मिला मेरे प्यारे प्यारे साथियों। और एक और रह गया है, एम एन, मन। मन मूवी ये भी आमिर खान की है, तो मन से आप याद रखिएगा एम एंड मन, अर्थात एम और एन ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसमें कुछ तो 2-4 मूवी आपको मिली हैं, 1-2 शायद, और ये आपका 13वां जोड़ा हमें मिल चुका है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है जिसको मैंने खुद से आपको बताना है, और शायद वो ट्विस्ट के साथ आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। तो वो एक कहानी का माध्यम है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। क्या कहती है कहानी, कहानी ये कहती है कि एक अजहर नाम का लड़का था जो बड़ा मेहनती था, बहुत मेहनती था अजहर नाम का लड़का। और पढ़ाई में दिन रात करके उसने भैया बड़ी मेहनत के साथ हाई स्कूल पास करा। जब हाई स्कूल पास कर लिया तो उसके जो घर वाले थे वो बहुत खुश हुए अजहर से, और कहने लगे कि अजहर तुमने हमारा मन खुश करा है, और आप एक काम कीजिए कि मौज मस्ती कर लीजिए 1-2 दिन, जहां जाना चाहते हो चले जाओ, घूमना चाहते हो घूम लो। उसके बाद फिर से आपको फर्स्ट ईयर की स्टडी करनी है, 11वीं की पढ़ाई करनी है, तो जो भी 1-2 दिन, 2-4 दिन या 10-5 दिन घूमना चाहते हो घूम लो। अजहर भी खुश हो गए इस बात से। उन्होंने क्या किया, साइकिल उठाई, और उनके यहाँ से एक रास्ता जीटी रोड होता हुआ आपका शहर जाता था, तो वो साइकिल से जीटी रोड पर साइकिल चलाते हुए शहर के लिए चल पड़े। शहर के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनको एक दूध वाला मिलता है जिसकी एक लड़की होती है, उसका नाम था जंगल क्वीन या जैकलिन, ऐसा मान लीजिए। दूध वाले की लड़की का नाम था जैकलिन। तो ये दोनों बड़े परेशान हो रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको एक सांप मिलता है जो उन दोनों को घेरे हुए था और अपना फन उठा करके फू फू की आवाज करते हुए उन दोनों को डसना चाहता था। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही अजहर ने उन्हें देखा परेशानी की हालत में, वो वहां पर रुका और उस सांप को भगाया और उनकी हेल्प करी, और उनसे थोड़ा सा मित्रता का व्यवहार किया। तो जैकलिन ने, जंगल क्वीन ने मतलब, अजहर से पूछा आप कौन, उसने कहा मैं अजहर। तो वो बड़ी खुश हुई क्योंकि उसने अखबार में उसके बारे में पढ़ रखा था कि अजहर नाम का लड़का हाई स्कूल में टॉप आया है। तो उसने कहा कि आज तो साक्षात दर्शन भी हो गए, मैं बहुत दिन से इंतजार में थी कि कैसे अजहर से मुलाकात हो। इत्तेफाक की बात, उसे अजहर से हो गया लव। तो भैया जब हो गया तो उसने लव कर लिया। तो आखिरकार अजहर बेचारे जा तो मूवी देखने रहे थे आमिर खान की, पीके, पीके मूवी देखने जा रहे थे, लेकिन लव के चक्कर में पड़ गए और शादी कर ली।
शादी कर ली तो खुशी खुशी में उन्होंने क्रेक्स खाए। क्या खाए? क्रेक्स। क्रेक्स खाने के बाद जब उनका भैया अजहर का थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा कम ना हो रहा, तो जैकलिन ने जिद कर ली, यानी जंगल क्वीन ने जिद कर ली। तो कहा कि किसी भी तरह से तुम पढ़ाई करो, मेहनत करो और अपनी नौकरी लगवाओ। अजहर के दिल पे बात आ गई। अजहर ने फिर से मेहनत करी और ऐसी मेहनत करी कि इंडियन रेलवे में अपनी सर्विस ले ली, अपनी नौकरी पक्की कर ली। और नौकरी पक्की करने के बाद अपनी सर्विस पे वो जा रहा था, इत्तेफाक की बात, वो नोएडा की तरफ गया, दिल्ली वगैरह की तरफ। वहां पर जाने के बाद उसने देखा, अचानक से उसकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से हो गई, प्रधानमंत्री जी से। देखो कितना अच्छा आदमी है, नसीब का बुलंद है कि उसको पहले तो जंगल क्वीन मिल गई। ठीक है, सबसे पहले तो टॉप आया, तो जंगल क्वीन मिली, लब भी हुआ, शादी भी हुई, इंडियन रेलवे में नौकरी पाली उसने। और हाई स्कूल भी मेहनत से किया था, इंडियन रेलवे में नौकरी पाली। और फिर उसने काफी अच्छे से मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करते हुए जब वापस चलने का समय हुआ तो उनको बाय बाय बोला। ठीक है दोस्तों, आइए इस कहानी को अब लिखित में देखते हैं, क्या कहती है ये कहानी। देखिए दोस्तों क्या कहती है, आइए समझते हैं। पहले इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अजहर नाम का एक लड़का था। मैंने अजहर, और ये जो थोड़ा सा लाल कलर में और ब्लू कलर में मैंने लिखा है, रेड में और ब्लू में, आप इसको समझिए। अजहर यानी एजेड नाम के लड़के ने बहुत मेहनत से हाई स्कूल यानी एचएस, हाई स्कूल को मैंने एचएस से डिनोट किया है, अजहर को एजेड से किया है। तो हाई स्कूल किया और जीटी रोड पर साइकिल से शहर में आमिर खान की पीके फिल्म देखने गया। रास्ते में उसे सांप मिला जो फूं की आवाज से अपना फन उठाए हुए था, जो एक दूध वाले और उसकी लड़की जिसका नाम जंगल क्वीन था, दोनों को डसने वाला था। अजहर ने उन दोनों की जान बचाई और जंगल क्वीन को इससे लब हो गया। ठीक है, जैसे ही लब हुआ दोनों ने खुशी में क्रेक्स खाए। अब क्रेक्स तो खा लिए, फिर अजहर ने मेहनत करी और इंडियन रेलवे में नौकरी लगा ली अपनी। और अचानक से उसकी मुलाकात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से होती है। और उनसे बातचीत करने के बाद जब वो वापस आता है तो उनको अलविदा कहते हुए वो बाय बाय बोलता है। तो मेरे दोस्तों, अजहर का नाम एजेड, हाई स्कूल को एचएस, जीटी रोड को जीटी से, पीके फिल्म को पीके, सांप के फूंक को एफयू और दूध वाले को डीडब्ल्यू, जंगल क्वीन को जेक्यू, ठीक है, लब को LOVE लब से, और क्रेक्स को CX से, इंडियन रेलवे IR, नरेंद्र मोदी NM, और अलविदा यानी बाय बाय को BY से यहाँ पर डिनोट किया गया है। मेरे दोस्तों, ये कहानी सुनाने का या कहानी दिखाने का सिर्फ और सिर्फ आपको एक मकसद ये है कि आप इनके शॉर्ट नाम को एक दूसरे का अपोजिट समझें, और अपोजिट समझने के बाद आप इसको एक ही बार में अपने जहन में बैठा सकते हैं। तो मेरे साथियों, आपने जैसे ये देखा कि यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट लेटर मिल चुके हैं, आपकी समझ में आ गया है। तो चलिए कोई नहीं, फिलहाल यही आज की क्लास में मैं यहाँ तक ही PPT तैयार कर पाया हूँ। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे पास टीम वर्क नहीं है, मैं खुद से अकेला फिलहाल ये मेहनत कर रहा हूँ। जो भी आपके लिए मेहनत मान लीजिए या मेरा शौक मान लीजिए, तो मैं कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप अपने नोट्स खुद से बनाइए और खुद से बनाने के बाद आप अपनी तैयारी भी करते रहिए। नोट्स ऐसे बनाइए कि आप खुद ही समझें कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, आप खुद से समझें कि आपने लिखा क्या है, दूसरा बंदे से क्या मतलब। ना ही मैं आपके नोट्स चेक करने आ रहा हूँ कि आप कक्षा 12 तक के बच्चे तो है नहीं कि मुझे बहुत बहुत बड़े रजिस्टर चाहिए, सुंदर हैंड राइटिंग में चाहिए, और आपका रजिस्टर हर हाल में होना चाहिए, जिल्द लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपको अपने नोट्स खुद से तैयार करने हैं और अपनी हैंड राइटिंग में बनाइए। जितना शॉर्ट हो इतना शॉर्ट बनाइए। चलिए हम कल करेंगे इससे आगे की क्लास, और मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिएगा यहाँ पर। मैं कल फिर से आऊंगा और जरूर आऊंगा, यहाँ पर मिलूंगा आपको अपनी इससे आगे के टॉपिक को लेकर के, कंटेंट को लेकर के। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट।